सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। क्षमा वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। नमस्कार, मैं सीबी कुमार पुनः एक नया करंट इशू के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज का जो इशू है वह इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, आज हम उन सभी मुद्दों पर आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथियों, यह इजराइल वही देश है जो 1948 तक जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जो हजारों वर्षों से अपने अस्तित्व की लड़ाई दर दर भटक रहा था और लड़ रहा था। लेकिन चाहे पश्चिमी देश हो या अरब कंट्रीज, उनके साथ ऐसा कोई भी देश नहीं जो ज्यादती नहीं की हो। यहूदी एक ऐसा कौम है जिसने दुनिया को परमाणु बम ऐसे विकसित डेवलप्ड मारक हथियार से संपन्न किया। हम जानते हैं कि जर्मनी ने जिस प्रकार हिटलर के नेतृत्व में गैस चैम्बर में भरकर यहूदियों के साथ जो अन्याय किया, वह विश्व इतिहास में काली स्याही लिखता है। लेकिन यह कौम इतने मेहनती, इतने जुझारू और इतने पराक्रमी शौर्यशाली वीर हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम से पूरा दुनिया को अपने जद में ला दिया हो। आज शायद ही ऐसा कोई डेवलप्ड कंट्रीज होगा जिसका टेक्नोलॉजी इजराइल के बराबर हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम इजराइल की बात करना चाहते हैं, जो 1948 में यूएनओ के तत्वावधान में जिसका स्थापना फिलिस्तीन से ही 35% लैंड को रिजर्व करके और उन्हें मात्र 35% जमीन इसलिए दिया गया कि वह अपना अस्तित्व को बचा सके। जिस प्रकार पश्चिमी देश, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, जर्मनी हो, टर्की हो, अरब के जितने भी प्रायद्वीप हैं, वहाँ पे ऐसा कोई कंट्रीज नहीं जहाँ यहूदियों का शोषण नहीं किया गया हो। लेकिन कहा जाता है कि जब स्वयं में यह सोच लेता है लोग कि हमें अपने दम पे, अपने पराक्रम के बल पे अपने को साबित करना है, तो हमें आज हम युवाओं को इजराइल से और यहूदियों से सीखना चाहिए कि किस प्रकार लोगों को, किस प्रकार यह एक प्रेरणादायी स्रोत है कि जिस तरह से जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, वह देखते ही देखते आज टेक्नोलॉजी संपन्न विकसित देशों का कतार में खड़ा है। यहाँ ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आज के समय में वहाँ कोविड फ्री हैं। वहाँ के लोगों को 60% से एभव कोवैक्सीन लगा दिया गया है, वैक्सीनेशन हो चुका है। अब यह जानना भी जरूरी है कि वहाँ का पॉपुलेशन ओनली फॉर 1 करोड़ से भी कम है, अप्रॉक्सली 90 लाख है। मेरे साथियों, आज हम इसलिए उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ वहाँ से जहाँ फिलिस्तीन और इजराइल के बीच यह एक मस्जिद विवाद रहा, जहाँ पे जो इस्लाम के सपोर्टर थे वे नवाजिए के बीच और इजराइल के सुरक्षा बलों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जिस कॉन्फ्लिक्ट के बाद हम देखते हैं कि वह मस्जिद का नाम अलास्का मस्जिद था और वह विवाद देखते ही देखते बहुत बड़ा विवाद का रूप ले रहा है। क्या इसके पीछे कोई इतिहास भी है? क्या यह विवाद सिर्फ और सिर्फ एक मस्जिद में एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट के बराबर है? आज इन सारी बातों का जवाब आपको मिल जाएगा। आज हम ये जान रहे हैं कि इजराइल और गाजा पट्टी, जो कि फिलिस्तीन का ही एक अंग है, जो पहले कभी इजराइल द्वारा जीत लिया गया था। 1979 में
एक संधि के तहत गाजा पट्टी को इजराइल ने ही मुक्त किया। और आज जो हम देख रहे हैं यह कॉन्फ्लिक्ट गाजा पट्टी की ओर से, जो हमास संगठन की ओर से लगातार रॉकेट लॉन्चर दागे गए, जिसका जवाब में इजराइल ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, यह भी आप लोगों को तय करना है कि आखिर इसका परिणाम क्या होना चाहिए। आखिर ये हुआ क्यों? क्या इजराइल ने पहले हमला किया था? नहीं, इजराइल कभी पहले हमला नहीं किया है। हम जब 1948 की बात करते हैं तो जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल को एक देश का दर्जा दिया, उसी समय लगभग 6 देशों ने मिलकर इजराइल के अगेंस्ट में लड़ाई शुरू कर दी। परिणाम क्या हुआ? सारे के सारे देश को हारना पड़ा। और हारने के पश्चात कुछ और इजराइल ने लगभग 60% लैंड पे अपना कब्जा जमा लिया। अब जब कुछ दिन और बढ़ते हैं तो एक नई नवीन घटना सामने आती है, जो 1967 का वार हुआ, जिसमें इजिप्ट के लीडरशिप में, मिस्र के नेतृत्व में फिर एक बार अरब कंट्रीज ने इजराइल पे हमला किया। लेकिन पुनः एक बार इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई में सफल रहा और पुनः एक बार उन सभी अरब के कंट्रीज को धूल चटा दिए। यह भी उनके पराक्रमों का दूसरा उदाहरण था। अब फिर एक उदाहरण की बात करते हैं, जब एक बार पुनः 1973 में, जिसको हम वार ऑफ योम किपोर के नाम से जानते हैं, यह बहुत ही दुखद और नृशंस वार था, क्योंकि यह यहूदियों का एक त्यौहार था और इस त्यौहार में यहूदी आपस में गले मिलते हैं। लेकिन इजिप्ट के लोगों ने, सीरिया के लोगों ने जबरदस्त ताबड़तोड़ हमला किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा समझने की बात यह है कि जब इजराइल पहले से ही परिपक्व था और उसने इसका जवाब दिया और पुनः एक बार मिस्र और सीरिया को पीछे हटना पड़ा। और इतना ही नहीं, उनका जो महत्वपूर्ण क्षेत्र गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक उनके हाथ से निकल गया। भले ही वो बाद में जाके 1979 में एक संधि के तहत, जिसको हम कैंप डेविड संधि कहते हैं, 1979 में कैंप डेविड संधि के तहत अब मानो ऐसा लगने लगा कि इजराइल सही मायने में शक्ति संपन्न राष्ट्र है, अब उससे लड़ना ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले मिस्र ने उसे, अरब कंट्रीज में पहला ऐसा कंट्रीज मिस्र था जो उनको एक राज्य का, एक देश का दर्जा दिया। इससे पहले टर्की दे चुके थे, क्योंकि टर्की इन लोगों से अपने आप को अलग थलग समझते थे। जहाँ तक बात भारत की हो तो भारत तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 1950 में ही उसे एक राष्ट्र का दर्जा दिया था। तो हमारा विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी तो पहले से ही एडवांस रहा है और हम पहले से ही इजराइल को इंटरनली सपोर्ट करते आ रहे हैं। उसके पॉलिसी को हम मानते हैं, चूंकि वो बहुत ही प्रताड़ित है, वो बहुत ही प्रताड़ित रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को हम आज स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप युवा हैं और आप खुद इसको डिसाइड कीजिए कि आखिर हमें किस ओर मुड़ना चाहिए। हम लगातार देख रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लगातार कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, कोई फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। तो क्या हम युवाओं में वह तर्क होना चाहिए, वह लॉजिक होना चाहिए, वो तथ्य होना चाहिए जिसके आधार पे हम ये समझें और जो हमारा हित में हो। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहनी चाहिए। इस सोच को हमें समझना होगा, जो भारत के लिए, जो मातृभूमि के लिए, जो भारत भूमि के लिए कारगर रहा है, जो कारगिल की लड़ाई में भी हमारा साथ रहा है, जो चाहे वो 370 हो या सीएए का मुद्दा हो, किसी भी परेशानी में जब भी भारत उलझा है, फंसा है, आज कोविड का दौर क्यों ना हो, इजराइल एक कदम आगे बढ़ के हमारा साथ खड़ा रहा है। हमें उसे नैतिक रूप से साथ में, उसे फोर्सली, हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों ही तरीका से हमारे ये हित में है कि हम भारत सरकार को उसका सपोर्ट करना चाहिए। भले हम युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं, आज के समय में कोई वार का सपोर्ट नहीं कर सकता है,
दुनिया एडवांस हो गया है, यहाँ मानवता को बचाना है, ह्यूमैनिटी को हमें बचाना है, इसके लिए वार सही नहीं है। लेकिन सत्य तो ये है कि भारत अपनी विदेश नीति को जिस तरह से डेवलप करते जा रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ स्टैंड लेना होगा। और हम आग्रह करते हैं गवर्नमेंट से कि आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट दें जिससे कि इजराइल को ऐसा फील हो कि भारत भी हमारा इस समय में साथ खड़ा है। और भारत ऐसा महान कोई देश नहीं हो सकता। कहा गया है, चीन छीन देश का दीवाल ले गया, ताशकंद में देश का लाल सो गया। हम सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। अर्थात लगातार पाकिस्तान हम पे हमले किए, हमने हमला को झेला, और जब हमने रिटालिएट किया तो पाकिस्तान को हमने बार बार पीछे हटने के लिए विवश किया। फिर भी हम कभी भी अपनी पीओके को नहीं हड़पे। हमने कभी भी 1 इंच तक जमीन, ना बांग्लादेश का, ना पाकिस्तान का, ना चाइना का, हमने अपने कैप्चर में किया। हम यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हर नॉर्म्स को फॉलो किया, हर प्रोटोकॉल को मानते रहे। इस तरह का विचार और इस तरह का महान विचारधारा और किसी देश का नहीं हो सकता मेरे भाइयों। हम उस फॉरेन पॉलिसी पे गर्व करते हैं, लेकिन आज हमें इस दृष्टि को बदलना भी होगा, इस बात को भी सोचना है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो लगातार इस युद्ध में इजराइल ने अपने परचम लहराए, इजराइल को लगातार विक्ट्री मिला, विजय मिला, और उसके बावजूद भी पहला युद्ध में पहला हथियार उन्होंने कभी भी नहीं, किसी भी इतिहासकार या कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं मिला है जिसके द्वारा हम यह कह सकें कि इजराइल पहला हमला किया हो। लेकिन ऐसा कोई और एविडेंस भी नहीं कि अंतिम हमला सिर्फ और सिर्फ इजराइल के द्वारा हुआ है। युद्ध की समाप्ति इजराइल ही करते हैं, यह उसकी पराक्रम का प्रतीक है और इसको हमें मानना होगा, स्वीकार करना होगा। अरब कंट्रीज को भी इसको मानना होगा कि अब हमें अस्त्र से नहीं, हमें असहयोग की लड़ाई करनी होगी, हमें पॉलिसी से लड़ना होगा। फिलिस्तीन को भी इस बात को मानना होगा, इजराइल की शक्ति को स्वीकार करना होगा, और हमें एक संधि करनी होगी, हमें पुनः एक बार टेबल पर बैठना होगा। इसके लिए कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसा कुछ किए थे जिसके द्वारा इस विवाद को समझाया जा सके। 4 देशों के साथ में बहरीन, जिसमें बहरीन, यूएई, सूडान और मोरक्को, ऐसे 4 कंट्रीज थे जिनके द्वारा अब्राहम एकॉर्ड्स के रूप में अब्राहम समझौता हुआ था। ये अब्राहम कौन है? ये अब्राहम ही एक ऐसा पैगंबर है, गॉड है, जिसका पूजा यहूदी करते आ रहे हैं। और कहा जाता है कि इन्हीं के द्वारा एकेश्वरवाद या अनिश्वरवाद का जो धारणा है वह दुनिया में सामने आया, और उसको ईसाई भी फॉलो किया, और जस्ट आफ्टर उसको इस्लाम भी फॉलो किया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का मानना था कि अगर इन सबों को एक साथ कर लिया जाए तो समस्या का समाधान यहीं पे हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा कोशिश किया 2020 में, और एक अब्राहम एकॉर्ड्स के रूप में समझौता हुआ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या घृणा है, क्या सोच है। आज दुनिया जिस तरह आगे बढ़ रहा है, लोगों को एक जुनून है आगे बढ़ने का, डेवलपिंग के रास्ते पे बढ़ने का, फिर भी पता नहीं, इस तरह के सोच को बदलना होगा। और हम आप सबों से अपील करते हैं कि यह हमारा जो संदेश है इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों में इस तरह का सोच डेवलप हो और वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो और इस बातों को समझें। और हमें फिर भी, हम जो हमारा साथ दुख में दिया हो, हम उसका पूर्णतः सपोर्ट करते हैं। आज हम अपने स्तर से, अपने आइडियोलॉजी के द्वारा हम इजराइल का सपोर्ट करते हैं, और हम यह कहते हैं कि उन्हें युद्ध विराम, संघर्ष विराम का घोषणा करना चाहिए, और मानवता की रक्षा के लिए उन्हें ही आगे आना चाहिए। बस भारत सरकार को भी मेरा यही अपील है कि वह भी इस पे अपना स्टैंड ले, और ताकि लोगों में जो यह इस तरह का भावना फैला हुआ है उसको विराम लगे। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, आज मैंने कोवैक्सीन लगाया, अब आज मैंने वैक्सीनेशन में भाग लिया और वैक्सीनेशन मैंने करवाया, और आप लोग को भी बिना किसी डर का, बिना किसी प्रॉब्लम का आराम से वैक्सीनेशन में भाग लेना चाहिए, और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।